गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का इक्वेशन अगर हमसे पूछा जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि उस शेप पर मौजूद कोई भी आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट अगर है, उसका एक्स वाई जेड जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके आपस के रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, उनको आपस में रिलेट करना। तो मान लो कि हमारे पास स्मॉल एल से डिनोट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है। साथ ही ये स्ट्रेट लाइन सपोज करो कि इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना करके इंक्लाइंड है, जैसा दिख रहा है आपको, है ना। और जहाँ पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एम पॉइंट पर, इसकी ओरिजिन से दूरी जो है स्मॉल सी है, जिसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। अब कंसीडर करते हैं पॉइंट पी, कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद कहीं भी एक पॉइंट पी लेते हैं। मान लो कि हमने वो पॉइंट पी यहाँ लिया है और एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसी एक्स वाई का आपस का जो रिलेशन होगा वही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। तो वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे समझते हैं। एक काम करो, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इस एक्स एक्सिस पर। वो परपेंडिकुलर पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करता है इस एक्स एक्सिस को, और इस एन पॉइंट से ओरिजिन की जो दूरी है यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यही एक्स होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू एक्स होगी। अब पी से एन के बीच की ये जो दूरी है एलोंग वाई एक्सिस, ये इसकी वाई कोऑर्डिनेट होगी। इसकी वैल्यू, इस पूरे पी एन की वैल्यू वाई के इक्वल होगी। साथ ही ये पॉइंट एम से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पी एन लाइन पर, जो कि के पर इंटरसेक्ट करता है इस पी एन लाइन को। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि एम ओ चूँकि सी वाई इंटरसेप्ट सी के बराबर है, इसीलिए के एन भी जो होगा ये इसकी वैल्यू सी के बराबर होगी। इतनी वैल्यू ये सी के इक्वल होगी। जब ये सी के इक्वल होगा तो P से K की जो दूरी हो जाएगी वो y माइनस सी हो जाएगी, क्योंकि दिस टोटल इज y एंड दिस मच इज c, सो PK इज इक्वल टू y माइनस सी हो जाएगा। साथ ही ये MK जो है इसकी वैल्यू, बिकॉज दिस इज इक्वल टू ON, तो ये x के इक्वल होगी। अब तुम देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, PMK एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल की tan अगर हम लें, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? परपेंडिकुलर PK अपॉन बेस MK के इक्वल होगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू PK अपॉन MK हो जाएगा, जो कि PK की वैल्यू अभी हमने y माइनस सी निकाली और MK तो x है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं y माइनस सी अपॉन x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो tan थीटा है इसको हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं रिपीट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है थीटा, उस एंगल का टेंजेंट जो होता है tan थीटा जो है, उसको स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहा जाता है, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो tan थीटा कितना हो गया? इज इक्वल टू स्मॉल m, जो कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन हो गया। तो चूंकि tan थीटा की वैल्यू आई थी y माइनस सी अपॉन एक्स, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स, विच इम्प्लाइज y माइनस सी इज इक्वल टू mx। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो y माइनस सी इज इक्वल टू mx हो गया, और c को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। और यही जो है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हमें ऑब्टेन करनी थी वो वैल्यू आ गई, उसके लिए इक्वेशन जो आ गया वो हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ y और x का ये रिलेशन हो गया जो कि इस्टेब्लिश करना चाहते थे हम। c y इंटरसेप्ट हो गया, समझ रहे हो, अभी समझा चुका हूँ मैं। m क्या हो गया? उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन देखना तो समझ जाना कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है, जहाँ पर इन सभी टर्म्स के मायने आपको समझा दिए गए। एक स्पेशल केस लेते हैं,
मान लो ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से ही होकर के पास कर रही हो, ओरिजिन से होकर के जब पास करेगी, जैसा कि यहाँ पर दिखलाया गया है ये सेकंड ग्राफ में, ओरिजिन से होकर के पास करते हुए, तो y इंटरसेप्ट c क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया। तो y इंटरसेप्ट c जब जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में देखो, इक्वेशन क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स हो गया। तो इस स्पेशल केस में व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकम्स y इक्वल टू एम एक्स, c ओमिट हो जाएगा। ठीक है, अब सोच रहे होगे फिजिक्स में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हम एक दो तीन यूजेस जो फिजिक्स में हैं उसकी बात करते हैं, जिनसे आप वाकिफ हो, जिन इक्वेशंस को, जिन चीज़ों को आप लर्न कर चुके हो आप 9th-10th क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में है, एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि u है, वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रही है और रेट ऑफ एक्सिलरेशन जो है स्मॉल a है। t सेकेंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, याद करो 9th में जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया था हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि इसकी इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की है। कैसे भाई, तो तुम देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। हमने इतना किया, ए टी को पहले लिख दिया, यू को बाद में लिख दिया, क्यों अभी समझ जाओगे तुम। अब तुम एक बात बताओ, ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं, इसमें u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, a कहा जा रहा है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, तो एक्सिलरेशन की वैल्यू भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो a और u कांस्टेंट हो गए। तो इस पूरे राइट हैंड साइड में वेरिएबल टर्म क्या है, सिर्फ टाइम t के रूप में है, और इसके वैरी करने की वजह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी के लिए v की वैल्यू दे रखी है, ये वैरी करेगा इस t के वैरी करने की वजह से। तो इसको अगर y को हम, ये v को वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को अगर y की तरह हम ट्रीट करें, इस t को अगर x की तरह ट्रीट करें, a को m की तरह अगर ट्रीट करें, u को अगर हम c की तरह ट्रीट करें, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब जब इस रूप में हम इसको, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म जैसा है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, v और t है, तो v और t के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे y और x के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, वैसे v और वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ आएगा दैट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। साथ ही इस स्ट्रेट लाइन की, जैसे कि ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन होगा, और चूंकि t इज इक्वल टू जीरो पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की मदद से बात करें तो तुम देखो एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है, तो c किसकी जगह पर है, u की जगह पर है, तो ये y इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या हो गया, u के बराबर हो गया, तो c बराबर u के हो गया। तो तुम देख रहे हो कि इस v इक्वल टू यू प्लस ए टी के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड मोशन है उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा होगा कि इसका y इंटरसेप्ट जो है c की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल होगी, और साथ ही ये कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल पर टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन होगा, लेट दैट एंगल इज थीटा। तो इस थीटा को जो टेन होगा, मेरा मतलब स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन जो होगा, उसकी वैल्यू एक्सीलरेशन के बराबर होगी। तुम देखो ये जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन में तुम देखो a कहाँ आ रहा है, तो m की जगह आ रहा है m स्लोप की जगह पर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, इसके द्वारा टाइम एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल का जो टेन होगा, टेन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो हम देखते हैं कि दो बातें स्पष्ट हो रही हैं, दो तीन बातें। एक तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन का आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो ग्राफ का जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, वो एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, और तीसरी बात कि ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी देगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अभी जो इक्वेशन हमने स्ट्रेट लाइन के लिए ऑब्टेन किया उसका कैसे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन हो रहा है। एक दूसरा एप्लीकेशन, अच्छा एक और बात, मान लो
कि बॉडी की जो पार्टिकल मूविंग है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी 0 थी तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन कहाँ से पास करेगा, देखो इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। तो तुम देखो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब द ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना। आगे सेकेंड चैप्टर में तो यही सब हमें करना है। एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं। मिरर फार्मूला से 10th में अच्छी तरह परिचित हो गए। 1/u + 1/v = 1/f तुम जानते हो। रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, वेदर द मिरर इज कॉन्केव टाइप और कॉन्वेक्स टाइप। ठीक है, तो अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो। मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि यदि हम 1/u 1/v के बीच ग्राफ अगर प्लॉट करें तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म का ही होगा। क्यों, समझो। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये बतलाओ तुम कि वेरिएबल टर्म्स कौन कौन है। एक गिवन मिरर का फोकल लेंथ तो फिक्स होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उस पर उसकी वैल्यू थोड़ी डिपेंड करेगी। तो एक गिवन मिरर की फोकल लेंथ फिक्स है, तो 1/f भी क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में ये जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वाला टर्म है, दिस टर्म इज एंटायरली कांस्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो टर्म्स है 1/u और 1/v, चूंकि u वेरी करेगा तो v u के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स u और v हैं, जबकि 1/f कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें 1/u को हम x मान लेते हैं और 1/v को y मान लेते हैं। तो ये x + y = 1/f हो गया। अब देखो, ये जो 1/u को x और 1/v को y मान लिया तो x + y = 1/f हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = x को राइट हैंड साइड में भेज दो तो y = -x + 1/f लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को देखो, y = -x + 1/f। 1/f जैसा मैंने बताया कि कांस्टेंट है, इसको c कर दो। और यहाँ पर देखो -x, तो इसको -1 × x भी लिख सकते हैं, -1 × x। तो y = mx फॉर्म का हो गया, जहाँ पर m की वैल्यू -1 होगी। ध्यान देना। तो साफ तुम्हें दिख रहा है कि अब ये जो इक्वेशन है हमारा मिरर इक्वेशन के रूप में, ये जो 1/u वेरिएबल है, 1/v वेरिएबल है, 1/u को x मान ले, 1/v को y मान ले, तो x + y = 1/f जो कि कांस्टेंट होगा। यहाँ से y = -x + 1/f होगा। ये y = mx + c फॉर्म का है, जहाँ m की वैल्यू -1 है, यानी कि इसका ग्राफ, एक पहली बात की स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात कि उस ग्राफ का स्लोप जो है -1 होगा। स्लोप -1 होने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू, वो ग्राफ जो एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का tan जो है वो -1 के इक्वल होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि tan थीटा की वैल्यू -1। तुम जानते हो थीटा जब 135 डिग्री हो तभी जाकर के tan 135 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है दो बातें, कि एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा कि वो ग्राफ जो है विद x एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, 135 डिग्री की एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, लाइक दिस एज सोन इन दिस फिगर। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है। साथ ही तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि ये जो c की जगह पर 1/f आया है, तो y इंटरसेप्ट हमारा c हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो ये y इंटरसेप्ट, ये ग्राफ y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पर, उसकी ओरिजिन से जो दूरी हो गई, ये y इंटरसेप्ट c के बराबर हो गई, c = 1/f हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा ही है, y = mx + c फॉर्म का ही है। अगर हमें कुछ नहीं मालूम था तो वो ये कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें नहीं पता था अभी तक, अब हम जान गए हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जाए तो ऊपर जाते हुए वो डीएक्सिलरेट होती जाएगी। रेट ऑफ रिटार्डेशन जो होगा वो -g होगा, ठीक है, स्मॉल g, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। तो ऐसे बॉल के लिए जो ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, उसकी वेलोसिटी के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो v = u - at की जगह a की जगह g हो जाएगा। v = u - gt के फॉर्म का होगा। अब तुम जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो। चूंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए बॉल के लिए, तो इसको पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का होगा ग्राफ इसका। तो v जो है वेरिएबल टर्म है, ये वेरी कर रही है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, टाइम वेरी कर रही है, स्मॉल g भी फिक्स है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि v = अगर रीअरेंज कर दें राइट हैंड साइड को, तो v = हो गया -g × t अब +u हो गया।
ठीक है। तो तुम देखो, अगर हम वेलोसिटी y की जगह हम कर दें वेलोसिटी t टाइम हो गया x की जगह स्मॉल g हो गया तुम्हारा a, जो कि रिटार्डेशन है, रेट ऑफ रिटार्डेशन, ये एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप। और u क्या हो गया, ये कांस्टेंट की जगह आ गया। तो तुम देख रहे हो कि ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का इक्वेशन हुआ। तो चूंकि ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का इक्वेशन हो गया, इसलिए ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए बॉल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से होगा, ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन यूँ होगा। जरा ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू, ये जो स्लोप है हमारा -9.8 जो स्लोप आया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 होगी। तो टेन थीटा जब -9.8 होगा तो जानते हो थीटा क्या होगा, वैसी स्थिति में थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, ऑब्ट्यूस हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 हो जाएगी। समझ रहे हो बात, ये थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो इस तरह से आप ग्राफ दिखाओगे, और इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, -9.8 होगा। ये सारी बातें देख रहे हो। साथ ही तुम ये भी देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी c की जगह ये u आया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप u दिखाओगे, y इंटरसेप्ट हमारा u हो गया। तो एक ऊपर की थ्रो किए गए बॉडी के लिए, बॉल के लिए y इंटरसेप्ट हमारा इनिशियल वेलोसिटी देगा, ये u। और देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, चूँकि इसका स्लोप जो है -1 से ज़्यादा है, नेगेटिव है। इसका जो एंगल होगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो ऑब्ट्यूस होगा। ये सारी बातें हम देख रहे हैं। अब जरा इसमें एक छोटी सी बात ये समझ लो, क्या हुआ इसका मतलब, मान लो कि एक ग्राफ जो है t = 0 पर इसकी वेलोसिटी u थी, जो कि जैसे जैसे टाइम बीता, मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता गया उसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज होती गई। एक मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तुम देखो वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस होकर के एक सर्टेन टाइम के बाद जब बॉल मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगा, ध्यान देना ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P corresponds to the maximum height when the ball while moving in upward direction attains the maximum height। वहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है वेलोसिटी का। इनिशियली क्या था, बॉल तो ऊपर जा रही थी, अब तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है नीचे की ओर होने लगेगी जब बॉल नीचे गिरना शुरू करेगी। और वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, ध्यान देना वेलोसिटी चूंकि बढ़ती जा रही है, इसलिए ग्राफ को P पॉइंट पर ही रोकना नहीं, ये P के आगे भी जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा और ग्राफ जो है नीचे की ओर जाएगा, इस एक्स एक्सिस के बिलो जाएगा, जो ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हैज़ रिवर्स्ड बियॉन्ड पॉइंट P, बियॉन्ड द टाइम T कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट P विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आपने ठीक से समझा होगा, और इन पर बेस्ड जो 2-3 हमने फिजिकल एग्जांपल्स दिए हैं इसको भी आपने ठीक से समझा होगा। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है, और इन बातों को आप याद रखिएगा। और अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल वाला जो होमवर्क मैंने दिया था उसी को 2-3 बच्चे ही सिर्फ सॉल्व करके भेज पाए हैं, और सारे बच्चे कोशिश करें जो कल हमने क्वेश्चन दिए थे 7 उनको सॉल्व करके जल्द से जल्द भेजें, और इसे भी अच्छी तरह समझते हुए नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।